आज इस एपिसोड में हम लोग मिस्टर नायर का अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर है सीन ऑफ क्राइम में बहुत गहराई से देखने से क्या हुआ, छोटा चीज का भी बहुत रेलेवेंस होता है। जो एक इन्वेस्टिगेटर है, आपको पब्लिक कांटेक्ट जरूरी है। पुलिस अकेले कोई काम कर नहीं पाए। जो एक शेरलॉक होम्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ इज ट्रूथ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोग आज उससे वाकिफ होंगे और उनसे वो कहानियां सुनेंगे जो अपने आप में बहुत ही नायाब किस्से हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के, इनकी तहकीकात के। श्री राजीव गांधी हत्याकांड केस के बारे में आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। राजीव गांधी की हत्या हुआ 21 मई 1991। 22 मई को ये आपको लगता है कि हमारी एजेंसी की लापरवाहियां हैं? एजेंसी की गलती नहीं है जी। हर एक एजेंसी में जिसका नाम लेना जाते हैं, एक दो अफसर का कोई लापरवाही जरूर था, इन्वॉल्वमेंट भी था। साइंटिस्ट नबी नारायण वाज एन अक्यूज्ड। करेक्ट। ये सारा कहानी बड़ी अजीब सी, मतलब मरियम रशीद के बोलने पे उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बहुत गुस्सा में हाईकोर्ट यहाँ तक बोला कि ये केस को हमको लगता है कि इंटरपोल को हैंड ओवर करना पड़ेगा। अच्छा। 25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ सीबीआई केस करे। गलत रास्ते पे जाने वाले हर इंसान को, हर पुलिस को भी जानकारी रहना चाहिए कि अब 25 साल के बाद भी ये आपके खिलाफ आ सकता है। तब भी 25 साल तो गुजर गए, मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक्चुअली। नमस्कार, मैं एस हुसैन जैदी फाइल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली मरतबा देखा था कि मिस्टर पीएम नायर ने किस तरह से अपने एफर्ट्स के ज़रिए कितने सारे लोगों को आज़ाद किया था मानव व्यापार से, देह शोषण से, विदेशी महिलाओं को, कम सिन नाबालिग बच्चों को और किस कदर ज़्यादा प्रताड़ित युवतियों को, बल्कि कुछ को तो उन्होंने पुलिस में भी जो है सेवा दिलाई। आज इस एपिसोड में हम लोग मिस्टर नायर का अंदर जो एक जो पुलिस ऑफिसर है, जो एक इन्वेस्टिगेटर है, जो एक शेरलॉक होम्स है, हम लोग आज उससे वाकिफ होंगे और उनसे वो कहानियां सुनेंगे जो अपने आप में बहुत ही नायाब किस्से हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के, इनकी तहकीकात के। वेलकम मिस्टर नायर, बहुत खुशी है आपसे मिलके। नमस्ते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं श्री राजीव गांधी हत्याकांड केस के बारे में। आपने वो तहकीक की थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो आई वांटेड टू नो कि कैसे क्या किया था और हमने कैसे पूरे पीसेस जो हैं वो जमा किए, क्या हुआ था। राजीव गांधी की हत्या हुआ 21 मई 1991। जी। 22 मई को घटना स्थल पर जी। करीब 5:30 बजे मैं पहुंच गया। जी। मेरे साथ डीआईजी के सीबीआई भी था। मैं सीबीआई के एसपी था चेन्नई में। अच्छा। डायरेक्टर सीबीआई का डायरेक्शन था, चले आओ, जी। पहुंच गए। जी। तो राजीव गांधी के डेड बॉडी को मैंने देखा है। जी। और उनका डेड बॉडी पहचानने के लिए इंटरेस्ट यही था कि वो हमेशा जोड़ा मोजा पहनते थे। अच्छा। 2 पेयर से सॉक्स अलग अलग पहनते थे? दोनों में दो पैर पहनते थे। अच्छा। उसी से पहचानने का भी मौका मिलता है। जी। हालांकि फेस सब निकल गया, उड़ गया पूरा, जी। बैक साइड था। जी। वेल, वहाँ पर घटना स्थल पर हम लोग तो एंटायर इन्वेस्टिगेशन, बाकी बाद में टीम पीछे से आए। जी। अगले दिन मिस्टर कार्तिकेयन आए। कार्तिकेयन साहब टीम का हेड था, नहीं जी थे उस वक्त। जी। और एक बड़ा टीम है उसमें, जी। बहुत बड़ा टीम है। कई आईपीएस लोग हैं उसमें और 2-4 लोग हैं और इन्वेस्टिगेटर्स, कई काबिल इन्वेस्टिगेटर्स। उनका हर टीम चार टीम बनवाए। जी। चारों टीम का अलग अलग काम दिया गया। चारों, एक ट्रैकिंग के लिए, एक इंटेलिजेंस के लिए, एक फॉलोअप के लिए उस तरह का टीम बनाए। जी। मेरा भी एक टीम था उसमें। जी। हम लोगों का हर आदमी का अपना अलग अलग काम बांटा हुआ था, मगर सबको एक साथ फ्लो इन करना है ताकि केस साथ रहे। जी। बोलना तो बहुत कुछ बोलने का उसमें। इन्वेस्टिगेशन का एक अहम बात है कि आप घटना स्थल पे जो हम लोग सीन ऑफ क्राइम में जी नॉर्मली बहुत गहराई से देखते नहीं है। गहराई से देखने से क्या हुआ, छोटा चीज का भी बहुत रेलेवेंस होता है। अच्छा। वहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ था, तो कैमरा में जो फोटोग्राफ था उसको निकाल के हमने डेवलप कराया। कैमरा तो फॉर्चुनेटली है वहाँ पर। बाद में पता चला कि हरिबाबू को हमारा कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया था फोटोग्राफर के रूप में। जी। हरिबाबू ने कई फोटो राजीव गांधी आने के पहले लिया, कई फोटो लिया। जी। और कैमरा हरिबाबू के साथ, राजीव गांधी के साथ था। जी। उस वक्त धनु आके माला पहनने का भी है। जी। उसका आग लेना का है। जी। और हरिबाबू भी मर गया उसमें। जी। तो ये फोटोग्राफ तो उसको हमने डेवलप कराया। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जी। ये फोटोग्राफ हमने डेवलप कराए। डेवलप कराने से क्या हुआ, उसने देखा कि घटनास्थल पर जो लोग बैठे हैं वो नॉर्मली बैठते हैं। तो क्या हुआ, लोगों ने अनाउंस कराया कि राजीव गांधी आ रहे हैं 1:30 बजे। जी। और राजीव गांधी साहब आए रात में 10 बजे। जी। दूसरा प्रोग्राम में व्यस्त था।
और 1:30 बजे अनाउंस करता है कि 12 बजे से लोग बैठते हैं। वहाँ मैं चेन्नई में साधन राइस सब खा लिया, राइस सब ने खाने के बाद बेचारा आकर बैठ गया जी। और गर्मी का मौसम है, खूब गर्मी है मई में। और 2 बजे 3 बजे 5 बजे हरि बाबू ने अपना फ़ोटो एक लिया हुआ है। तो ये फ़ोटो देखने से जो नॉर्मल नहीं लगता है वही सस्पेक्ट है। अच्छा। तो फोटो में 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद देख नॉर्मली कोई यॉर्निंग करेगा, ऐसे करेगा, कोई पसीना छूटेगा, कोई सोएगा, कोई ऐसे ही बैठे रहेगा, वही नॉर्मल नहीं है जी। दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल। मैं 2 महिला वहाँ पीछे था 7वां लाइन में, ये हमेशा अलर्ट रहता था, हमेशा देखते रहते थे। उनका हर फोटोग्राफ में अलर्ट है। वो कोई यॉर्निंग नहीं करती है, कोई पसीना नहीं छोड़ती है और कुछ नहीं करती है, और बैठे दो उनको हम लोगों ने बाकी लोग हर आदमी को, हर व्यक्ति को फोटोग्राफ लेकर के हर व्यक्ति के पीछे गया कि कौन है क्या है, कौन है क्या है, पहचान लिया जी। ये दोनों का सका पहचान नहीं हो रहा था। उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन लग गया। बाद में उस महिला जो कन्विक्शन हुआ है जी, उनका वहीं सजा मिल गया। जो मेन अक्यूज में वो 4 वही है जी, उनका वहीं नलिनी है जी, नलिनी नाम का है। अच्छा। वो वही मेन अक्यूज है, उनको सजा भी हुआ है, लाइफ कन्विक्शन, अभी जेल से अभी भी छूटा है जी। तो मेरा पॉइंट है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में हमको हर बिंदु पर, छोटे बिंदु पर नजरिए से आपको जाना चाहिए। ये जाने से क्या होगा, आपका इन्वेस्टिगेशन सफल होगा जी। और इन्वेस्टिगेशन का इंफॉर्मेशन पब्लिक से आता भी है, आपको पब्लिक कांटेक्ट जरूरी है। पुलिस अकेले कोई काम कर नहीं पाएंगे। हमने क्या किया, एक वहाँ पर कंट्रोल रूम खोल दिया, 4-5 फ़ोन रख दिया जी। जो बोलेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, उसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोई 10% झूठ बोलता भी है तो भी ठीक है, झूठ 10% आप सही 10% सही झूठ बोल गया, उसका भी आप इन्वेस्टिगेशन करके टाइम बर्बाद किया, फर्क नहीं पड़ता, 90% तो सही है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को काफ़ी सारा इन्वेस्ट आना शुरू कर दिया जी। तो पब्लिक सपोर्ट से ही इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो टेक्निकल LTT थे और सभी एक्यूज LTT के सस्पेक्ट LTT हैं। LTT वाले क्या करते हैं, वहाँ पर साइनाइड कैप्सूल गला में बांधते हैं। जैसे आपने उनका हाथ पकड़ा, कुछ करना, अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया, वो क्या करता है, साइनाइड कैप्सूल मुंह में डाल दिया, अपने जीभ को काट दिया। जीभ को इसलिए काटता है कि खून निकलता है, साइनाइड को काटता है कि साइनाइड खून में आ जाए। जैसे साइनाइड खून में लग गया तो इमीडिएटली डेथ हो जाता है, विदिन 5 सेकेंड्स उसका डेथ होगा, इमीडिएट डेथ। और ये कोशिश करना आप लोगों का, साहब साइनाइड काट करके आपका हाथ काट देंगे तो आप मर जाओगे। अच्छा। तो पुलिस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा परेशानी ये था कि साहब वो पकड़ने के टाइम पर उसका हाथ रोकना है ताकि वो साइनाइड कैप्सूल को यहाँ पड़ा हुआ है, उस गला में लगा हुआ है, उसको मुंह में नहीं रखे। तो एक बार हुआ, एक इंस्पेक्टर साहब पकड़ा, उस वक्त ये गले में रख दिया और काट दिया, और इंस्पेक्टर को बॉडी में काट दिया। और काटा फॉर्चुनेटली उनका शर्ट में काटा, शरीर में नहीं लगा। अच्छा। तो भी हमको इंजेक्शन देना पड़ा उसमें, उसका एंटीडोट है ही, जर्मनी से आते थे। तो इस तरह का बड़ा टफ गेम था। इन्वेस्टिगेशन आप करते रहेंगे तो हम समझते हैं कि टफनेस विद इन, आउटसाइड टफनेस की जरूरत नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन बड़ा अच्छा रहा, कन्विक्शन भी हो गया और बाद में अपील भी चला गया, होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते समय हर केस में कुछ न कुछ चैलेंज आपको होता है। एक एग्जाम्पल आपको देना मैं चाहूँगा कि साहब उसमें खालरा एक एक्टिविस्ट था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। पंजाब पुलिस के खिलाफ वो काफ़ी लड़ाई करते, पंजाब पुलिस के खिलाफ। पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया, हिंदुस्तान से अलग जा रहे थे पंजाब, उसको पंजाब पुलिस ने ही लाया वापस। PS गिल साहब थे, उनके नेतृत्व में CRP और पंजाब पुलिस मिल करके वापस लाए। अगर वो नहीं काम करता तो हो सकता है अलग राज्य बन जाता, मगर उनको वापस आने में उनका अहम बात रही। जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो, राइट जी जी, करेक्ट जी। मगर उसमें क्या किया, कुछ पुलिस वालों ने क्या किया, अनवर्ड अट्रॉसिटी भी कर दिया जी। ये बड़ा गलत उसमें बीच हुआ, बहुत कम लोगों ने किया, मगर किया। ये खालरा क्या करते थे, जगजीत सिंह खालरा, वो पब्लिसिटी करते थे ये जो इस तरह का गलत काम होने के बारे में। आओ उससे तो काफ़ी लिटिगेशन बढ़ गया। ये लिटिगेशन बढ़ गया तो पुलिस ने बोला कि ये तो बंद करो, तो शायद बंद नहीं हुआ। उनका एक दिन अचानक उनका हत्या हुआ, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब लिटिगेशन हुआ तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली में CBI में थे, तो डायरेक्टर CBI मिस्टर विजयराम राव थे, वो जा रहे थे उधर से। उन्होंने बोला, मेरे को देखा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो लंच के लिए जा रहे हो। CS साहब, अच्छा आज लंच लेट करना, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में बैठाए और गाड़ी में उनको किसी ने बोला कि 5 सवाल बनवा दो। तो मैं सोची कोई PM हाउस में होंगे या कहीं होंगे, तो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो लंच पोस्ट लंच में सुप्रीम कोर्ट का हॉल बैठक होता है जी।
काफ़ी सारा कोर्ट भरा हुआ था, पास था, इसलिए हम भी अंदर चले गए। डायरेक्टर CB साहब भी थे अंदर थे, मिस्टर विजयराम राव, वेरी रेस्पेक्टेड जेंटलमैन। तो साहब तो टाई वाई पहन के आते हैं, मैं तो सवारी में था। सुप्रीम कोर्ट में जाना भी थोड़ा टाई लगा के जाना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है। वेल आई एम तो वैसे ही था। तो जैसे वहाँ पहुँचे कोर्ट में, कोर्ट आते ही बोला कि कैन आई गेट द डायरेक्टर CB आगे, कैन आई गेट टू सी हिम। 3 जजेस है बेंच साहब, जैसे उनको आगे चले गए तो उन्होंने बोला कि मेरा भी इससे केस हुआ है, वेरी सीरियस मैटर है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, पुलिस ने उनको जानबूझ के मार दिया है, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, इसलिए हम डायरेक्टिंग यू, इसका इन्वेस्टिगेशन आप खुद करिए, करके इसको जल्दी इसको चार्जशीट करिए। SG ने बोला कि साहब ये तो डायरेक्टर CB है, ये तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करते हैं। तो हमने बोला इन्वेस्टिगेटर को बुलाओ, आप इनको क्यों बुला लिया? बोला डायरेक्टर CB ने बोला कि मैंने अपना इन्वेस्टिगेटर बुलाया। तो बोला कैन आई गेट टू सी हिम? तो मैं आगे चले गया। अच्छा। तो बोला कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आगे चले गया। मैंने विश किया गुड आफ्टरनून सर। तो बोला क्या नाम है? PM नायर। तो उन्होंने लिख दिया PM नायर लिखा। तो बोला कि आप SP है? नो सर मैं DIG हूँ। गॉड ब्लेस, आप जल्दी IG बन जाओ। अच्छा। अच्छा लगा जी। तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल, आई वाज वेरी टेंस। जी। तो ये बोला गॉड ब्लेस, जल्दी IG बन जाओ। तो शांति हो गया। तो बोला कि केस का अगेन सेम थिंग, serious crime and organized crime, police is part of the crimes, all those I wanted आप इन्वेस्टिगेट करिए और 3 महीने में चार्जशीट करिए। कुछ बोलना है मेरे साथ चार्जशीट के बारे में? हम कुछ बोलना है क्या है? हमने कहा सर इन्वेस्टिगेट मैं करूँगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट करना है नहीं करना है बेस्ड ऑन एविडेंस, इसलिए देन SG बोला कि यस योर लॉर्डशिप, आप यू कैन नॉट गिव डायरेक्ट हिम टू फाइल अ चार्जशीट, हाँ यू कैन डायरेक्ट हिम टू इन्वेस्टिगेट। तो मेरा पॉइंट सही था, तो उन्होंने बोला चेंज कर दिया लैंग्वेज। आप बोला कि आप कुछ बोला है? मैंने कहा हमको स्टेट पुलिस से और गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए सिक्योरिटी के लिए, दे दिया। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने करते कराते गया, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हुआ, चूँकि वहाँ के SSP साहब उसमें खुद एक्यूज बन गए। जी। अच्छा। तो SSP के खिलाफ जो एक्चुअली उन्होंने बहुत काम किया हिंदुस्तान के लिए, टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए, अब उनके वही मेरा एक्यूज बन गया। जी। ना दिन दहाड़े कर दिया तो कई लोगों ने देख लिया। जी। अब पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को आता है कि सब करना है क्या इसमें, हाउ डू वी डू? जी। बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ इज ट्रूथ, जी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एविडेंस इतना हमको मिल गया, बहुत मेहनत की एविडेंस में। एविडेंस से उनका सजा होना ही था, तो उनका चार्जशीट हमको फाइल करना पड़ा। जी। तो ये इस केस में मैंने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को बहुत होता है, परेशानी होती है कि करना है कि नहीं करना है। तो मैटर हुआ क्या था एग्जैक्टली? क्या मतलब, चूँकि आप बहुत से दर्शक जानते नहीं होंगे कि वो केस क्या था। और एक्चुअली पुलिस का दम घुट रहा था इनके चलते। इन्होंने बहुत सारे परेशानियां किया कि लिटिगेशन भी एक FIR कराया, रिट पिटीशन डाला पंजाब पुलिस के खिलाफ। कई लोगों के खिलाफ, कई लोग इस तरह इनके कई लोगों के खिलाफ। तो वहाँ ये लिटिगेशन सेल भी बनना पड़ा कि था उसको फाइट करने के लिए। जी। उसमें ये शायद वहाँ चले गए थे और दिन दहाड़े वहाँ पर गए थे और कई लोगों ने उनको उनके सामने उठा के गाड़ी में डाल दिया, पुलिस स्टेशन में भेज दिया, दूसरा पुलिस स्टेशन, तीसरा पुलिस स्टेशन, उसके बाद गायब हो गया। वो गायब हो गया था। जी। तो नेचुरली तो उसमें हम लोगों ने एविडेंस में ही लिखा कि था किडनैपिंग टू मर्डर। उसके आगे मर्डर हुआ कि नहीं प्रूव नहीं कर पाया, डेड बॉडी था ही नहीं, डेड बॉडी मिली नहीं। जी। अब्डक्शन फॉर मर्डर तो 364 बोलते थे, वो तो प्रूव हो ही जाता है। ओके। तो एविडेंस उसी के लिए पर्याप्त आ गया। तो पॉइंट है कि साहब इन्वेस्टिगेशन करते समय हम लोगों को बहुत सारे परेशानियाँ होती है कि उसको उन्होंने सही में काम किया हिंदुस्तान के लिए। अब इस केस में गलती हुआ तो उसको चार्जशीट करेंगे नहीं करें। जी। तो उस वक्त यही फ्रेम सामने आता है कि साहब इन्वेस्टिगेशन में हमारा काम है कि साहब इमोशनल नहीं बनना है, जी। सही में सही रास्ते पर चलो और आपका एविडेंस आता है उसी मुताबिक लीगली एक्शन करो, बेस्ड ऑन एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, नथिंग मोर। जी। आपके ISR केस में भी जी। इस स्पेस साइंस में जी। केरला पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जी। तो केरला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, साइंटिस्ट नंबी नारायण वाज एन अक्यूज्ड। करेक्ट। तो वो जरा केस पहले बताइएगा, फिर अपना इन्वेस्टिगेशन बताइए मुझे। उसमें केस का स्टोरी यही निकलता है कि साहब ये मरियम रशीद आई थी त्रिवेंद्रम में। जी। मरियम रशीद मालदीव से आई थी। मालदीव से, हाँ, मालदीव की महिला है मरियम रशीदा, त्रिवेंद्रम आई थी। जी। फ्लाइट माले त्रिवेंद्रम बेंगलुरु जाना है। जी। त्रिवेंद्रम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको डोमेस्टिक एयरपोर्ट आए जी। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में उनका बेंगलुरु का टिकट कंफर्म नहीं था। जी। एयरपोर्ट काउंटर चले गए, उसने बोला बैठो बैठो, 2 बार गए 3 बार गए, तो बोला बैठ जाओ अभी टाइम है। हालांकि फ्लाइट का टाइम हो रहा था, ये परेशान थे। तब तक वहाँ में चंद्रशेखर एक आदमी था, बेंगलुरु जा रहे थे, उसने लड़की को देखा, बोला क्या परेशानी है? बोला मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर काउंटर में कुछ वो आकर बोल दिया उनको, टिकट अप्रूव हो गया, कंफर्म हो गया। जी। तब तो ये बोला कि चंद्रशेखर बड़ा चीज़ है, मेरी 3-4 बार गए, कन्फर्मेशन नहीं हुआ, ये मेरा करा दिया। तो चंद्रशेखर बगल में बैठा हुआ था, हम भी जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, उसको बगल का सीट मिल गया। बोला चंद्रशेखर को एक परेशानी और है, क्या है?
तो मैं $1,000 ला रहा थे, इंटरनेशनल काउंटर से निकला तो वहाँ पर कोई अफसर थे, वो वाइट ड्रेस में था, उन्होंने हमसे $100 ले लिया। क्यों? बोला कि आप तो इलीगल ला रहे हो, आपका कोई रिकॉर्ड है $1,000 के लिए? उसने बोला कि $1,000 बिना बिना ला सकते नहीं, आप नहीं ला सकते, आपको एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस आई नहीं मेरे पास कुछ, इसलिए उसने $100 ले लिया। मेरे पास अभी $900 है, तो मेरा उस डॉलर जो है किसी का एडमिशन के लिए है, मेरा पैसा भी नहीं है, उनका पैसा है, आप वापस करा दो। चंद्रशेखर साहब वहाँ चले गए, उनका कॉन्टैक्ट था ही, और उन्होंने वही जो आदमी को लोकेट किया, बोला कि वापस करो, तो वापस मिल गया, तो डॉलर उनको मिल गया। तो ये बड़ा लेडी खुश हो गई, चंद्रशेखर बड़ा ऊंची चीज़ है। चंद्रशेखर है कौन, थे कौन वो? ISRO के साथ काम करने वाले एक एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव था। ओके, ग्लाउ कॉस्मोस, नॉट अ साइंटिस्ट। नो नॉट एट ऑल, वो एक एजेंट है। ओके और उनको कई लोगों से लिंक था, जी, पुलिस ऑफिसर से, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल लीडर, उनका लिंक बहुत था। ओके, तो ये चले गए वहाँ पर, उसने बोला कि हमको स्कूल में एडमिशन लेना है, मेरी फौसिया हसन की बेटी को एडमिशन कर लेना है, मैं जा रहा हूँ, आप जरा स्कूल में भी बोल दो। उन्होंने बोला कि स्कूल में मेरा एक साथी काम कर रहा, शर्मा जी कॉन्ट्रैक्टर है, और शर्मा जी हरियाणा का आदमी है, वह सेटल्ड है, और शर्मा जी को मैं बोल दूंगा। शर्मा जी को बोल दिया। अगले दिन ये लोग एडमिशन के लिए वहाँ उतरे ऑटो रिक्शा से, और शर्मा जी स्कूल के सामने खड़ा था, ऑटो रिक्शा थोड़ा साइड में रुका, और ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ पैसा ज़्यादा मांग लिया, 200 रुपया 300 मांगा होगा। इन्होंने बोला कि तो 50 रुपये का काम है। तो आपस में इंग्लिश में तो मैं हो रहा था, ऑटो रिक्शा कन्नड़ में बोल रहा था, ये इंग्लिश में बोल रहा था, ब्रोकन इंग्लिश है। तब तक शर्मा जी देख रहा था कोई 5 मिनट वहाँ में लड़ाई चल रहा है, तो उनको लगा कि यही महिला होगा। पास गए, पूछा मरियम रशीदा यस, फौजिया हसन यस, एडमिशन यस, ओके आई एम शर्मा। ऑटो रिक्शा वाला क्या परेशानी है भाई? उसने कुछ बोला, उन्होंने बोला कि पैसा दे के छोड़ दिया, हो गया, मामला सेटल हो गया। एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट उनका मिल गया, और बाद में अपना एडमिशन बाद में इन ड्यू कोर्स हो गया। एडमिशन होने के 2 दिन के बाद ये लड़की वहाँ पर थी, मरियम रशीदा फौजिया, और चंद्रशेखर के पास डेली जाते थे और मिलते थे, सुबह से शाम तक वहीं थे। मिलिट्री वालों का एक क्लब होता है, एक नॉन मिलिट्री का भी क्लब होता है, कई इस्टेब्लिश जगह वो है। ये नॉन मिलिट्री वाला इस्टेब्लिश जो क्लब है, मिलिट्री वालों को नहीं, वहाँ पर शर्मा जी को अभी मेंबरशिप था, चूँकि वो वहाँ काम करते थे। वहाँ भी लोगों को बुलाए, खाना खिलाए। एक कोट वाला आया, कोट पहन के, उसको बोला कोट वाला श्रीवास्तव है जी, उसका नाम सुन गया। और बाद में इन्होंने, मरियम ने कहा कि हमको वापस जाने का टाइम हो रहा है। उन्होंने बोला कि हमको अभी त्रिवेंद्रम जाना है, त्रिवेंद्रम में मेडिकल कॉलेज में मेरा हार्ट चेक करना है। मालदीव से जो भी आते हैं, ये मेडिकल टूरिज्म का नाम पर वहाँ आ जाते हैं, हर आदमी गुमराह करता है, बोला कि हार्ट चेक करो, किडनी चेक करो, तो उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसने बोला कि मेरा हार्ट चेक करना है, बोला कि हम कराते हैं। अच्छा, शशि कुमारन है, उसकी वाइफ मवसरा है, उससे मैं करा दूंगा। तो उसका नंबर दे दिया, उन्होंने शशि कुमार से बात भी कर लिया। ये वहाँ चले गए, और जाके एक होटल में ठहरी। होटल में जो टेलीफोन एक्सचेंज है, जाके बोला कि शशि कुमार का नंबर है, बात कराओ। शशि कुमार के PS उठाए ISRO में, उसने बोला कि तो मीटिंग में चला गया, अभी है नहीं, रख दिया। फिर उसने 2-3 घंटे के बाद फ़ोन किया, तो ला मीटिंग में नहीं है, रख दिया। शशि कुमार जब ऑफिस में आए तो उनको लगा कि वही फ़ोन आया होटल से, उसने PA को बार लगाओ, तो PA ने लगाया, तो बोला कि वहाँ कोई लेडी फ़ोन किया, मरियम रशीदा, तब लगा कि वो चंद्रशेखरन बोला था, इसलिए वही होगा। अब वो था ही नहीं, वो सुबह खाने के लिए चले गए थी, रख दिया। शशि कुमार शाम को आए से मिलने के लिए, उससे मिला, और उन्होंने बताया ये सब मेरा हार्ट की बीमारी है, हार्ट का चेक करना है। तो 3rd डे शशि कुमार 2nd डे भी आए। 3rd डे उसने कहा अगला हार्ट के चेक करने के लिए ले गया, हार्ट वार्ट चेक किया, तो ECG देखना है, ECG वाला सब सही है, कुछ नहीं, जाओ, ख़त्म हो गया। उनको जाने का, माली जाने का टाइम होगा, अगले दिन 3rd डे उनको माली जाने का है। तब तक केरला में क्या हुआ, बंद हो गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बंद अनाउंस कर दिया जी। केरला का बंद होता है सही में, हाँ, ऑटो भी नहीं चलेगा। अच्छा, सभी दुकान बंद हो जाता है, चाहे कोई पार्टी हो, इतना वो है कि अब बदल गया, उस वक्त कंप्लीट बंद होता है। तो ये लड़की को यहाँ से, मरियम रशीदा को एयरपोर्ट जाने के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी है, तो रिक्शा भी नहीं जाए तो वो पैदल कैसे आएगी? इसलिए वही कोई चारा नहीं कि उनको टिकट चेंज करना पड़ेगा। ये सीधे चले आए पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, जो फॉरेन अफेयर्स डेस्क का, फॉरेन अफेयर्स का सेल है, वहीं उनको कमरे में चले गए। बोला कि देखो मेरे को परसों जाना है, परसों बंद है, या टिकट हमको कल का नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन के बाद मिल रहा है, 3 दिन के बाद, हमको 3 दिन के लिए आप वीसा के एक्सटेंशन दे दो। माली के लोग यहाँ आते समय 90 दिन आपको बिना वीसा रहने का परमिशन है, इंडियन से वहाँ जाने पर भी परमिशन है। 90 दिन के बाद आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके भी परमिशन देने के लिए पुलिस को, फॉरेन अफेयर्स विंग को अधिकार है। तो 3 दिन के लिए वीसा एक्सटेंशन चाहिए। ये वहाँ गए, जो कंसर्न ऑफिसर के पास चले गए। कंसर्न ऑफिसर ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम कहाँ रहती हो? फलाना जगह रहती है।
ठीक है हम आकर जांच करेंगे। ये शाम को गया, अपना तफ्तीश किया, पता नहीं क्या किया, तफ्तीश किया। हाँ, अगले दिन महिला फिर आए, बोला कि नहीं फिर हमको वेरीफाई करना तुम्हारा एंटीसीडेंट्स। ये फिर चले गए वेरीफाई करने के लिए, होटल में गए वहाँ पर गया। थर्ड डे ये महिला फिर वहीं खड़ी है। तो 2 दिन महिला, 3 दिन महिला लगातार आ रही है। शाम को थर्ड डे उनका एक फोटोग्राफर कोई न्यूज़पेपर ले लिया। न्यूज़पेपर रात में 11 बजे फ़ोन किया है वहाँ इंस्पेक्टर साहब को कि भाई आपको ऑफिस में महिला आ रही है 3 दिन से। वो महिला को मैंने देखा, वो महिला का फोटोग्राफ लिया, कल फ्रंट पेज में न्यूज़ आएगा कि महिला 3 दिन में आपका गटगटा रही है दरवाजा, काम नहीं हो रहा है। तो ये डर गए, बोला कि ये तो मेरे खिलाफ जाएगा। उसने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, भाई महिला 3 दिन से यही पर है, आज ओवर से हो गया, 2 दिन के बाद ओवर से हो गया, ये ओवर से हो गया है, उसको करना क्या होगा। कमिश्नर बोला तुम ही चलो, तुमने तो रोक रखा है, तुम्हारा गलती है, मैं क्या करूँ। उसने बोला कि आईजी साहब से बात करते हैं। तो आईजी साहब श्रीवास्तव साहब थे, वो यूपी के अफसर है, केरला कर के हैं, रमन श्रीवास्तव, उनसे बात किया। रमन श्रीवास्तव इंटेलिजेंट आदमी, पूछा कहाँ से आया, कब आया, आपको कैसे मालूम हुआ, किसने बोला, क्यों क्या रखा, कहाँ गए का, आप कहाँ गए थे, क्या गए थे, पूरा करते कराते। अच्छा ठीक है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल एनीवे, यू गेट अ केस रजिस्टर्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, पूरा दायित्व आपका है जी। उसने केस रजिस्टर किया। तो उसको लगा कि आईजी से कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने अब केस रजिस्टर करा करके आगे राइड करा करके उनको गिरफ्तारी दिखा दिया। और गिरफ्तारी दिखा दिया तो उसका इंट्रोगेशन के लिए कई लोग आगे पहुँच गए अगले दिन इंट्रोगेशन के लिए। हाँ, उनका पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट, उसके बाद उसकी जो डायरी वायरी था ले ली, उनके साथ जो भी सामान जब्त करा दिया जी। उसके पास 2-3 डायरियाँ थी, छोटी डायरियाँ। ये डायरी में वो क्या करती थी, 1-1.5 महीना बैंगलोर में थे ना, वो बैंगलोर में कई मालदीवन थे, वो जाकर पूछते थे, बात करते थे। अच्छा आज फलाना अली साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ यही बोल दिया, आज फलाना ने यही बोल दिया। तो जितने मालदीवन साहब आम पर थे वो सबका एक स्टेटमेंट इसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, गवर्नमेंट सपोर्ट में बोला, 90% गवर्नमेंट के खिलाफ ही लिखा हुआ है जी। तो माली में इतना छोटा पॉपुलेशन उस वक्त थे कि अगर मान लीजिए 500 आदमी बाहर निकल जाएगा तो हंगामा होगा, इसलिए वो बात करते हैं कौन क्या बोलता है। ये पहले वहाँ पर एक पुलिस में प्राइवेट के रूम में काम करते थे, मतलब लोअर कांस्टेबल में काम करती थी वो, मरियम रशीद जी। इसलिए वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, देखो हमें इतना इंटेलिजेंस लेके आ रहा है, उसने लेकर रखा हुआ है। ये मालदीवियन लैंग्वेज में था, स्वाहिली लैंग्वेज में, यहाँ कोई पढ़ नहीं पाए, इसलिए जाने वाला कोई आदमी को बुला इंटेलिजेंस का, फॉरेन इंटेलिजेंस का, उसने सब पढ़ लिया, बोला कि ये तो एस्पियोनेज के बारे में लिखा है। एस्पियोनेज के बारे में उनके कंट्री के खिलाफ करने वाले का लिखा हुआ है, एस्पियोनेज शब्द आ गया। तो एस्पियोनेज शब्द उसमें जोड़ दिया हमारे, एस्पियोनेज यानी देश के खिलाफ जासूसी करना तो जासूसी वाला शब्द जो है जी, ये महिला उनके कंट्री के खिलाफ जासूसी करने वालों के बारे में लिखा हुआ है जी। हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है जी, मगर जासूसी शब्द लपेट हुआ तो इसमें गिरफ्तारी हो गया। मरियम रशीद का फौजिया को गिरफ्तारी कर दिया, फौजिया गिरफ्तारी कर दिया। तो फिर इंट्रोगेशन करते कराते शशि कुमारन साइंटिस्ट को पकड़ा गया। अच्छा, शशि कुमारन के बाद शर्मा को पकड़ा गया। अच्छा, शर्मा के बाद चंद्रशेखर बेंगलोर वालों को पकड़ा गया। अच्छा, उनसे भी काफी इलाहाबाद बात करा के बोला कि मेरा बॉस तो नंबीदार है, उनसे उनको बोले से मेरे को क्या पता है। हाँ, तो पूरा स्टोरी बन गया कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग आए, पाकिस्तान लोगों के साथ कई मुलाकात हुआ, पाकिस्तान लोगों को काफ़ी पैसा दे रखा, और पाकिस्तान आकर के इसका इन्फॉर्मेशन ले लिया, और यहाँ से नंबीनारायण और शशि कुमार मिलकर के पूरा सामान, पूरा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को बेच दिया। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जितना डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को उन्होंने बेच दिया जी। और ट्रक लोड यहाँ से चला गया, प्लेन लोड डॉक्यूमेंट चला गया, प्लेन में डॉक्यूमेंट चला गया एयरपोर्ट से, यही कहानी है। और कई मीटिंग कराए, मीटिंग में उनका मीटिंग सरोइन था, ये श्रीवास्तव भी थे, और श्रीवास्तव के बारे में वेरिफिकेशन पता चला कि ये श्रीवास्तव वहाँ का आईजी रमन श्रीवास्तव, उनका नाम सस्पेक्ट में आ गया। जब श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने नंबीनारायण को गिरफ्तार किया, नंबीनारायण कुछ बोला नहीं, बोला हम इनोसेंट आदमी, आप क्या पूछो, मेरे को नहीं समझ नहीं पा रहा है, हम तो इनोसेंट है, मैंने ISRO के लिए काम किया, क्रायोजेनिक इंजन के लिए काम किया, फ्रांस गए थे, वही 4 साल वहाँ रुक करके काम सीखा, पूरा टीम गए थे, वो सब पूरा काम उन्होंने बताया, मगर जासूसी के बारे में उनको पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। यानी वे श्रीवास्तव गिरफ्तारी का प्लान बनाया, श्रीवास्तव गिरफ्तारी करने का था, तो वहाँ लोकल पुलिस को परेशानी था, उनके खुद आईजी है, उनको गिरफ्तारी ऐसे करेंगे, इसलिए उन्होंने DG से बात किया, DG को बोला कि इस केस को CBI को हैंड ओवर करो। जब IG का नाम आ गया तो CBI करने के लिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया। जब CBI का नाम आ गया तो चीफ मिनिस्टर भी बोला कि ठीक है CBI करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको परेशानी क्या, आप जिसे करना कराओ जी। और रमन श्रीवास्तव नाम आता है, CM को भी परेशानी था कि CM जानते ही श्रीवास्तव इनोसेंट आदमी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और काबिल आदमी है। हाँ, जब आप काम करते हैं आपको दुश्मनी तो होगा ही जी। एनीवे, तो CBI चला गया, तो CBI का होने का तो डायरेक्टर CBI मेरे को फ़ोन किया, भाई तुम चले आओ,
जी मेरा डीएजी था सीबीआई चेन्नई में, जी तो वहाँ से मैं प्लेन में बैठे जा रहे थे, एक दिन एक उसमें फ्रंट पे था कि रमन श्रीवास्तव आज गिरफ्तार होगा। जी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा ये इन्वेस्टिगेटर का क्या परेशानी आप देख लो। तो मैंने देखा कि इनका फोटोग्राफ दिखा कि इनका आज गिरफ्तारी होगा। एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट डायरेक्टर के पास हम चले गए। मैंने कहा हमको डायरेक्टर सीबीआई से एससीडी में बात करना, उस वक्त एससीडी था। अच्छा तो बोला बात कर लिए साहब। मैंने उनसे बात करके बोला डायरेक्टर सीबीआई को, साहब ये तो रमन श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ, लास्ट से आए थे, उन्होंने चाय पिलाया, अब मैं इन्वेस्टिगेट कैसे करूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि जान पहचान है, इसलिए आप दूसरा कोई डीएजी को दे दो। जी तो उन्होंने बोला कि रमन श्रीवास्तव आप कैसे जानते हैं? हम तो लास्ट से आए थे, एक चाय पिया। तो हमने कहा आप हिंदुस्तान के सभी IPS वालों को आप चाय पिए होंगे, देखे होंगे। रमन श्रीवास्तव इन्वॉल्व है, सो बी इट, नो आई नो यू, कंटिन्यू विद इन्वेस्टिगेशन। 2 लाइन में खत्म कर दिया कि साहब आपको मैं जानता हूँ, आप सही तरीके से काम कराओगे। जी हाँ, तब मैंने कहा कि मेरा खुद भाई भी है, मेरा कोई रिलेशन भी है, अगर जासूसी करता है तो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना है, तो उसका तो मैं छोड़ेंगे नहीं। जी रमन श्रीवास्तव है तो सो बी इट। जी तो इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरू कराया। इन्वेस्टिगेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते कराते गया। पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम था हमारा। इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी मैं बताऊंगा तो 100% टीम का है। जी सुपरवाइजन में मिस्टर ML शर्मा थे, और डायरेक्टर CBI विजय राम राव से थे। उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें था। हमेशा बोलते भी थे संयम से काम ले लो, डोंट गेट इनटू प्रीमेच्योर कंक्लूजन। शुरू में ही मैंने कहा था इसमें दाल में कुछ काला है, समझ नहीं पा रहा कि इसमें एसपी है कि नहीं। जी बोला कि डोंट कम टू एनी कंक्लूजन, तो आप इन्वेस्टिगेशन करते गए। तब तक केरला पुलिस में ये लोग चाहते थे कि श्रीवास्तव को बंद करें, तो वहाँ केस डायरी के बिना इन्वेस्टिगेशन होता नहीं। हमने केस लेना था, उनको मैं कहा कि केस डायरी दे दो, सब इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी उन्होंने 5 आदमी का नाम लेकर के पूजा दे दिया। मैंने पूजा मैं लेता नहीं, ये तो ऐसे कोई दुकान नहीं कि पूजा दे दो, हमको डायरी में आप लिख के दे दो। तो डायरी आते से डायरी में कुछ शीर्षक का नाम था ही नहीं। श्रीवास्तव के बारे में इंडिकेशन था, इनका ये सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्टेड है, मैं गिरफ्तारी करना है वो सब लिखा नहीं था। गिरफ्तारी करने के लिए लिखेंगे तो भी हम नहीं करते। मेरा पॉलिसी है गिरफ्तारी करने की जरूरत होगा तभी करेंगे। कानून आपको नहीं बोलता है कि गिरफ्तारी आप करना ही है, जी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर अक्यूज भाग जाता है, भागने का स्कोप है, अक्यूज विटनेस को धमकी देता है, अक्यूज विटनेस को हरास करता है, दोबारा क्राइम कर सकता है, उनका जान में खतरा है, तब आप करिए गिरफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा इसको तो गिरफ्तारी हम नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एविडेंस होगा तब देखेंगे। तब तो केरला हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया, ओके और इन लोगों ने इंजीनियर कराया। हाईकोर्ट ने पूछा कि आप गिरफ्तारी इनको कब करो, सिंपल सवाल। तो हमने जवाब दे दिया, एफिडेविट फाइल कर दिया। हमारा इन्वेस्टिगेटर धनखड़ साहब है, बड़ा काबिल आदमी है, CBI का टीम में। धनखड़ साहब के सिग्नेचर में पूरे टीम का काम है। उन्होंने कह दिया कि साहब इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, एविडेंस के मुताबिक हम लोग प्रॉपर एक्शन करेंगे। हाईकोर्ट बड़ा गुस्सा में आ गया, आपको बोला कि कब गिरफ्तार करोगे, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने डायरेक्टर CBI को बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, और छोटा टाइम दिया। तो डायरेक्टर CBI का एफिडेविट हमने बना कर दे दिया। उसमें भी बहुत अच्छा क्लियर लिखा है कि साहब इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पर है, हम लोग कानून के मुताबिक ही काम करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, एविडेंस के बेसिस पर ही काम करेंगे। एविडेंस लाने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है, टीम बना हुआ है, वी आर डूइंग ए फुल प्रूफ जॉब। एविडेंस के बाद अपना एक्शन करेंगे। हाईकोर्ट बड़ा गुस्सा में आ गया, बहुत गुस्सा में। हाईकोर्ट यहाँ तक बोला कि ये केस को हमको लगता है कि इंटरपोल को हैंड ओवर करना पड़ेगा। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ का ये भी नहीं पता चलता कि इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है। इंटरपोल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, बोल दिया हमारा, राइटली में नहीं बोला। एनीवे हाईकोर्ट ने काफी स्ट्रिक्चर पास कर इतने विरोध में कौन था, मतलब सामने कौन लोग थे जो ये इल्जाम लगा रहे थे, ये सब आरोप कौन लगा रहे थे, कौन लोग थे ये इंटरेस्टिंग बात है जी। मैं किसी पुलिस एजेंसी को गलत नहीं करूंगा जी केरला पुलिस के कुछ लोग, केरला पुलिस नहीं, जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ लोग, जी तो ये इनका था। तो कुछ लोगों का जी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है जी इंटेलिजेंस में। जी केरला पुलिस भी काफी काबिल पुलिस है। जी हाँ, मैं वो पुलिस का नाम नहीं लेंगे, उस पुलिस के काम एजेंसी के काम करने वाले 2-4 लोग गलत रास्ते पे चले गए। मे बी आउट ऑफ एक्सुबरेंस, उनका एक्सुबरेंस के चलते होगा, जी जो भी कारण होगा वो थोड़ा एक्सुबरेंस के चलते ही हो सकता है। इधर उधर का अपना एविडेंस करा करके किसी के कहने पर केस थोड़ी होता है, एविडेंस पर होता है। जी हम कुछ बोलेंगे आपके खिलाफ, तो एविडेंस थोड़ी मिलता है, जी वो सही निकलना पड़ेगा। तो ये हाँ आदमी का स्टेटमेंट के मुताबिक एविडेंस करते कराते जी डायरी में लिख दिया, और डायरी हाईकोर्ट ने पढ़ लिया, बोला कि इसको आप चार्जशीट अरेस्ट क्यों नहीं करते हो। गुस्सा में आ गया, स्ट्रिक्चर पास कर लिया। तो कहीं स्ट्रिक्चर से हम एक्चुअली डिमोटिवेट हो गया। यही कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरेस्टिंग बात है, हाईकोर्ट का केरला पुलिस हमारे खिलाफ चले गए, कुछ लोग, हमको शिकायत नहीं था। केरला पॉलिटिशियंस चले गए, जी
कांग्रेस पार्टी के भी थे या कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे, शिकायत नहीं था। केरला का मीडिया उल्टा सीधा लिखना कर दिया, एक्सेप्ट और नॉट टू, बाकी पूरा लिखते रहे, पूरा क्या लिखते थे, उसमें भी परेशान नहीं है। केरला के पब्लिक अगेंस्ट चले गए, चूंकि दे बिलीव्ड इन द मीडिया, तो भी शिकायत परेशान नहीं था। वी कुड विथस्टैंड ऑल द फोर, मगर केरला का हाई कोर्ट हमने स्विच पास कर दिया, तो वी थॉट, हमने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ है। हमने वो हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसी दिन डायरेक्टर सीबीआई को फिर फ़ोन किया, हमने कहा ये केस को मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ बिहार कार्र में। जी ये क्या हो गया? उन्होंने बोला कि आई हर्ड नायर्स आर इमोशनल, टुडे आई नो। अच्छा कहता कि विल गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइट द केस मैन, डोंट वरी, कम एंड मीट मी आफ्टर। तो परसों आके मिलो, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई 1 साल चला, 1.5 साल चला। जी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल द इनडोर्स एंड इंसिनुएशंस बाय द केरला हाई कोर्ट आर हियर बाय एक्सपेंस्ड। जो लिखा वो सब एक्सपेंस कर दिया, और सीबीआई एक्सपेंस का मतलब निकाल दिया, निकाल दिया, हाँ उसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया। और सीबीआई जो सही रास्ते पर अनवार्निश्ड ट्रूथ लाए, जी उनको कमेंडेशन दे दिया, जी अप्रिसिएशन दे दिया। और जिनको 6 आदमी को गिरफ्तार करके रखा हुआ था, इन सबों का मानवाधिकार हनन हुआ, इसलिए टोकन कॉम्पेंसेशन 1-1 लाख रुपया केरला गवर्नमेंट अभी दे दे, जी मगर उनको फ्रीडम है कि और कोई एजेंसी में जाके कॉम्पेंसेशन लेने के लिए। जी नंबी नारायण बाद में गए, उनको 1 करोड़ रुपया मिला, जी और हर आदमी को 1-1 लाख रुपया हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मिल भी गया। तो इस केस में सच्चाई लाने में नॉर्मली हम लोग एविडेंस लान के अक्यूज को चार्जशीट करने में परेशान है। जी हियर एविडेंस लाने में परेशान है कि अक्यूज जो पकड़ा गया वो निर्दोष साबित करने में। जी तो आपकी सारी कोशिश थी कि जो पकड़े गए हैं वो निर्दोष साबित हो, क्योंकि उनको जो है गलत तरीके से पकड़ा गया, नाइंसाफी हुई इनके साथ में। वही ना मानवाधिकार, जी मानवाधिकार, आप लोगों का संरक्षण करें, ह्यूमन राइट्स। जी हाँ ह्यूमन राइट्स, उसके लिए आपको लड़ाई भी करना पड़ेगी। तो लड़ाई था, जी, आके लड़ाई जीत गई। तो ये सब के सब बाद निर्दोष साबित हो गए। तो ये सारा कहानी बड़ी अजीब सी थी, मतलब मरियम रशीद के बोलने पे, उनकी डायरी पे आधारित उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बाद में नंबी नारायण साहब ने सुप्रीम कोर्ट गया कि साहब ये जो मेरे को जेल भेजने वाला आदमी है, जानबूझ के किया है, मारपीट करने वाले, और उनके खिलाफ वो कार्रवाई होना चाहिए। जी और उस वक्त कार्रवाई नहीं हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में 25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ सीबीआई केस करें, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम मारपीट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि आज मारपीट करके हम निकल जाएंगे, जी मगर मारपीट कर आप निकल नहीं जाओगे। जी गलत रास्ते पे जाने वाले हर इंसान को, हर पुलिस को भी जानकारी रहना चाहिए कि आप 25 साल के बाद भी ये आपके खिलाफ आ सकता है। तो ये उनके खिलाफ कोई इस बाद में कार्रवाई हुई, कोई सजा मिली उनको? अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अभी कर रही है, बट तब भी 25 साल तो गुजर गए। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक्चुअली। पहले अगर जस्टिस हो गया तो अच्छी बात होती ना। तो ये नम्मी नारायण के जो मतलब जेल में जाने के बाद और उनके नाम पे जो इतनी सादा जो आरोप लगे, आपको लगता है कि हम लोगों ने एक अपने बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक का नुकसान किया और अपने खुद देश का नुकसान किया अपने? सही माने में बड़ा नुकसान किया है जी। आप उसको रियलाइज करते ही जी अभी भारत सरकार ने दो साल पहले उनको पद्म भूषण भी दिया है। अच्छा। वो उनका जो काम है उसका रिकग्निशन, मैंने उनका काम पूरा स्टडी किया है। जी इतना गहराई से उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन में चले गए थे, इतना गहराई से एंटायर सीक्वेंस मैंने देखा, जी और काफ़ी काम किया वहाँ पर ट्रेनिंग करने के दौरान, उनको सिस्टम बनाने के लिए, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, वहाँ के सिस्टम को लाने के लिए काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। जी और वो रहते वहाँ पर इशू नहीं होता, जी। हिंदुस्तान क्रायोजेनिक इंजन पहले हम लोग चले जाता है, अभी बाद बहुत 20 साल के बाद हुआ है। तो आपको लगता नहीं कि इसमें कोई विदेशी साजिश हो सकती है कि भारत आगे ना निकल सके, हम लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट पैदा कर दें कि ये भारत आगे तरक्की न कर सके और उनका वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किसी रुक जाए? ऐसा लगता है? आपका सोचना सही रास्ते पर है। जी। उस वक्त हमने उस लाइन पर शायद सोचा ही नहीं था, इन्वेस्टिगेट नहीं किया था जी, क्योंकि उसका कोई त्रुटि या कोई पहलू या कोई लीड्स आया नहीं था। जी। अब गहराई से सोचते करते कराते मे भी उस तरह का कोई लिंक था होगा। जी। उस वक्त इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी लीड आगे बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा काफ़ी विदेशी ताकतें हम लोगों के खिलाफ काम करती रही हैं। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के अंदर भी आपको पता है कुछ विदेशी लोग इन्वॉल्व थे। पहले तो मुझे वो आर्म्स ड्रॉप्स की समझाइए और फिर आपकी तहकीक उसके अंदर क्या थी वो बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन क्या था वो बताइए। 1995 जी, दिसंबर 18 95 जी उस वक्त वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जिला में जी आनंदमार्ग ऑफिस है उनका, हेडक्वार्टर के बगल में, जी अचानक रात में 1:30 बजे जी वेपन हथियारों की बारिश हुई। आसमान से हथियार गिरने लगे। जी, आसमान से हथियार और गोलियां गिरना शुरू किया जी और लोग डर गए, भाग गए इधर उधर।
जी वो देखा तो हथियार पड़ा हुआ है, कोई उठा के घर में ले आए, कोई उठा के अपने इधर भेज दिया, उधर भेज दिया। जी अब पुलिस ही आए, उनको भी समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, कहाँ से आया। जो भी हथियार मिल गया उसको पुलिस थाने में जमा किया कुछ, जी अब बाकी कुछ लेके भी चले भी गए। हाँ, अम्यूनिशन तो पूरा छितरा हुआ था, उठा के ले गया, कुछ रखा, कुछ सेल कर दिया। जी उसका सीआईडी वेस्ट बंगाल इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जी बहुत बढ़िया काम किया वेस्ट बंगाल सीआईडी ने, है ना। पुलिस, हिंदुस्तान का पुलिस है ना, ये काम करने में जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बताऊंगा, जी अरुणाचल से राजस्थान तक, जी अगर सही में आप देखेंगे तो बहुत काबिलियत पुलिस है। जी अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है FBI एकेडमी, जी FBI नेशनल एकेडमी। जी FBI उनका बड़ा प्रतिष्ठित एजेंसी है, FBI के नेशनल एकेडमी। जी उस नेशनल एकेडमी में बहुत कम IPS लोगों को ट्रेनिंग करने का मौका मिला, मेरे को मौका मिला, अच्छा तो वहाँ गए भी थे। 5-6 महीने का ट्रेनिंग है। जी उस वक्त मैंने देखा पूरे दुनिया के लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। जी और वहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम अपना बात करना शुरू करेंगे तो वी स्टैंड आउट। जी हम लोग इतना एक्सपोज है और क्राइम के बारे में, हर तरह का क्राइम में, जी और हर तरह क्राइम में इन्वेस्टिगेशन का एक एक बिंदु बताएंगे। बाकी लोग भी असमंजस है, भाई अरे क्या बात करते हो। तो व्हेन आई प्रेजेंटेड पुरुलिया आर्म्स ट्रॉप केस का, गोवा पीडब्ल्यूडी केस का, इस तरह केस का बात करते समय एक्चुअली हमको बहुत रेस्पेक्ट मिला। मिशन आया PM यू कम एंड स्पीक। जी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हमको कर रहा है कि आप आकर इसके बारे में 5 मिनट बताओ अच्छा क्लास के लिए। जी मैंने हमारे यहाँ हिंदुस्तान के पुलिस एक्चुअली बहुत काबिल वाले पुलिस है, हम लोग जी। सही रास्ते पर। जी हमारे लॉ ऐसा है कि लॉ अक्यूज के पक्ष में है, अच्छा लॉ अक्यूज के पक्ष में है। हमको प्रूव करना है कि इसने ही किया, जी इन्होंने ही किया, ये एविडेंस है। अच्छा उनको सिर्फ एक पॉइंट निकाल के बोलना है कि ये डाउट निकालना है। जी ये डाउट निकालने से वो तो रिहा हो जाता है। जी वेस्टर्न कंट्री में वो नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में आप जो बोलेंगे पुलिस एविडेंस देंगे, उनको प्रूव करना है कि हमारा इन्वॉल्व नहीं है, जी। हम इनोसेंट है। जी ये हम पर उल्टा है। अच्छा इसलिए हमारा जो एविडेंस का जो लेवल है, जी एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका है, अब बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। वेस्ट बंगाल की सीआईडी जो है हाँ, पुरुलिया आर्म्स केस ले लिया, इन्वेस्टिगेट करी हाँ बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जी उसके बाद ये पता चला कि एक एयरक्राफ्ट उनको लाकर ड्रॉप किया है। जी अब एयरक्राफ्ट ड्रॉप करने के लिए आया तो आप कहाँ थे तभी CBI में था, DIG अच्छा दिल्ली में था। जी हाँ, उस वक्त एयरक्राफ्ट ड्रॉप करने का हुआ, तब तो उसका एयरक्राफ्ट वेरिफिकेशन के लिए एयरफोर्स का भी जरूरत पड़ेगा, जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी का जरूरत पड़ेगा। जी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरफोर्स सब आ गया, इन्वेस्टिगेशन का टीम में आ गया था। जी तब तक इस केस को बोला कि CBI को हैंड ओवर करो। CBI का आ गया। 28 दिसंबर को 10 दिन के बाद एक एयरक्राफ्ट, यही एयरक्राफ्ट जो ड्रॉप किया, उनका कॉल साइन होता है YLLDB। जी ये कॉल साइन से ही हर एयरक्राफ्ट का पहचान होता है दुनिया में। जी हर एयरक्राफ्ट का 5 वर्ड का कॉल साइन होता है। ये कॉल साइन से उन्होंने ट्रैक किया तो पता चला कि ये आए थे पाकिस्तान से, ये आया वाराणसी में चाकबाड़ बंडा रोका है, उसको बोला कि उनको जाना था कलकत्ता, मगर चला गया होते रास्ता वही है, गया होते हुए पुरुलिया होते हुए वेपन ड्रॉप किया, कलकत्ता गए, रिफ्यूलिंग किया, और कलकत्ता से चले गए फुकट थाईलैंड पड़ता है, और थाईलैंड से इनको वापस आना था सेम रूट, कलकत्ता वाराणसी पाकिस्तान। जी इनको पता चला कि वाराणसी में कोई खोज हो रहा है, उनको लगा, ये सुनने में आया। इसने क्या किया, कलकत्ता आने के बजाय वहां से सीधे चले आया चेन्नई में, जी फुकट से चेन्नई। जी इनको कलकत्ता या चेन्नई में रोकना पड़ेगा, क्योंकि छोटा एयरक्राफ्ट में उतना ही फ्यूल आ सकता है। जी तो फ्यूल लेने के लिए मद्रास चेन्नई में रुके। चेन्नई में सबको खबर था कि तब एयरफोर्स का और एयरलाइंस का और सिविल एविएशन का मालूम था कि YLLDB को रोकना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा तो। जी अब उनको फोकस से आना ही है, तो उनको जाना अपने राज्य में, जाने का रास्ता हिंदुस्तान से ही होगा, क्योंकि हमारा कंट्री स्ट्रैटेजी के लिए वही लोकेशन है। जी ये उधर से जाएगा सिंगापुर जाएगा तो फिर पूरा दुनिया घूमना पड़ेगा, और इधर से जाएगा श्रीलंका हो गया। जी एयरक्राफ्ट लाटविया का था, लाटविया में एयरक्राफ्ट परचेज किया, वहाँ बहुत सारे एयरक्राफ्ट सेल में ही था। रशिया टूटने के बाद बल्गेरिया चले गए। बल्गेरिया में तो बड़ा स्ट्रिक्ट चेक होता है। पीटर ब्लीच के उनका एंड यूजर सर्टिफिकेट दिखाया, एंड यूज सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना पड़ता है, दिखा दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हाँ वहाँ उनको रिलीव कर दिया, दे दिया, समझ दे दिया। जी ये वो एंड यूज सर्टिफिकेट को मिसयूज करते हुए ये पहुंच गया कराची में। जी कराची में 2 पैलेट बनाए फ्लोटिंग वाला, आप फ्लोटिंग वाला तो ताकि इसको अनलोड करना है तो फ्लोट करने वाला आदमी चाहिए, सामान चाहिए। जी तो कराची में 2 पैराशूट भी मंगवाए,
पैराशूट और रोलिंग स्केटर लेकर के पहुंच गया वाराणसी में। वाराणसी में 4-5 घंटा रुका हुआ था। ये वेपन जो है बड़ा बड़ा क्रेटर में बंद था। क्रेटर को तोड़ कर वेपन निकाल के उसको आर्म्स ये पैराशूट में बांध दिया। पैराशूट में बांधेगा तो पैराशूट खुलेगा, आराम से गिरेगा। तो 2 पैराशूट में पूरा वेपन बांधा हुआ है, बड़ा हुआ पैराशूट है। पैराशूट ऐसे पुश करेगा तो पुश का कार्ड के साथ पुश करेगा, कार्ड नीचे गिरेगा, वेपन हाथ गिर जाएगा। यही प्लान था। और पुरुलिया के ऊपर उनको आना था। पहले इन लोगों ने रक्की किया था जी, 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले रक्की करके आया भी था। पुरुलिया में 2 माउंटेन है। ये 2 माउंटेन के बीच जाने पर 1500 फीट में उनको ड्रॉप करना है। हाँ, तो आने तक में आधा और उनका बाहर आधा। ओके, उसमें गड़बड़ा गया जी। अंदर गिरते तो पता नहीं चलता जी। तो उसके बाद पकड़ा गया और आप लोगों के पास से पीटर ब्लीच मिल गया, ऐसा मिल गया। और किमडे भी वहाँ से भागे। बाद में ट्रेस हुआ, उसका नाम किम पॉल डेवी नहीं है जी। ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो है ही नहीं आदमी। फिर कौन है आदमी? एग्जिस्ट, किम पॉल डेवी एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी। हम लोगों ने क्या किया, जो लैपटॉप उनका पास आया, लैपटॉप लेने से सस्पेंड कोई हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी निकलना है जी। लैपटॉप को उन्होंने फॉर्मेटिंग कराया जी, पूरा डिलीट करा के फॉर्मेटिंग करा के छोड़ दिया। बाकी डॉक्यूमेंट जितना था वो एयरक्राफ्ट में अंदर डाल करके बाथरूम में डाल के जला दिया जी। तो बाथरूम में जला हुआ कागज बहुत मिल गया, उसको अपने कुछ निकाला भी जी। लैपटॉप तो मिल गया, फॉर्मेटिंग हो गया। हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे इन्वेस्टिगेटर ने जी कोई कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को, उसने लिख कर दे दिया कि इनसे कुछ मिल नहीं सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर का ब्यूटी यही है जी। दैट इज व्हाट इंडियन पुलिस इज जी। उसने इन्वेस्टिगेशन करते कराते डीप फॉर्मेटिंग, टाइम फॉर्मेटिंग, सीक्वेंस फॉर्मेटिंग, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड करते कराते उसको निकाल दिया जी। हाँ, करीब 10-20 हज़ार पढ़ने का डॉक्यूमेंट मिल गया जी। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में इतना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इन्वेस्टिगेटर को जी। अच्छा लगता है। जो इसको मैंने सीधा बोल दिया 5 दिन में जी, मगर इसको इतना मेहनत करना पड़ता है कि एक पॉइंट ट्रैक करते कराते कन्विंस कराते उनको जी। बाद में डॉक्यूमेंट एविडेंस आ गया जी। वेल, केस में कन्विक्शन हो गया, सजा हो गया था। बट एटलीस्ट वी हैव लोकेट द फेलो। बाकी लोग यहाँ हिंदुस्तान में तो सबका सजा हो गया, पीटर ब्लीच का भी कन्विक्शन, लाइफ कन्विक्शन हो गया। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने में ना आपको नॉर्मल पुलिसिंग से हट कर थोड़ा बहुत करना पड़ता है जी। इस इन्वेस्टिगेशन में आप देखते हैं कि दुनिया के सभी पुलिस बराबर ही है जी। मगर हमारे यहाँ जो है, हम लोग मेहनत करके इतना मेहनत करके आते हैं, तो हमको लगता है हमारा जो स्किल लेवल जी डेफिनेटली एक अच्छे दर्जे का है जी। और कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर काबिल आदमी है जी। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का आप दे लें जी, तो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे दर्जे का है जी। पब्लिक को उनको सपोर्ट करने से क्या होगा, हर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन आराम से हो सकता है जी। वेपन तो इधर उधर चला गया, गलत हाथ में चला गया, बहुत ही हमको लगता है कि 300 में करीब 210 वेपन ही जब्त हुआ जी। बाकी वेपन इधर उधर चला गया था, कई जगह क्रिमिनल के हाथ में था। बाद में कहाँ से वेपन जब्त हुआ हम लोगों ने जी। अम्यूनिशन इधर उधर चला गया, उसका ट्रेस करना मुश्किल था, बहुत ही कम ही मिला है जी। तो ये इंटरेस्टिंग केस है कि उसमें इंटरनेशनल, उसमें ये लगा कि इसका पहले भी जरूर किया होगा। हाँ, तो इस तरह का आर्म स्मगलिंग करना जी, एयर थ्रू दी एयरक्राफ्ट स्मगलिंग करना वो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर वॉच सही नहीं है तब। लालगढ़ वेस्ट बंगाल की जगह है। 2008 में बुद्धे भट्टाचार्य जी साहब और रामविलास पासवान साहब गए वहाँ पर रुइया को कोई फैक्ट्री का करने के लिए जी। वहाँ पर जब वापस आ रहे थे, ट्राइबल उनके अगेंस्ट था कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चाहिए जी। उन्होंने आईईडी मैंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव का छोड़ दिया जी। और एस्कॉर्ट पार्टी में पूरा सबको सत्यानाश हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। तो सीएम देख रहा, भाई खून देख रहा, बस बड़ी बात हमारे वो बाल बच गए जी। तो उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ जी। पुलिस जो भी पुलिस आए वहाँ पर बेरहमी से एक्शन लिया। अब एक कमेटी बनाया, पब्लिक कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज, PCPA जी। पब्लिक कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज बन गया। नक्सली सपोर्ट दे दिया जी। किशन जी लीडर बन गया जी। लाल मोहन टुडू लीडर बन गया जी। और ये दोनों अपना पूरा धंधा शुरू कर दिया। अब हम सा किया 2008 में उन्होंने ब्लॉक को जला दिया, ब्लॉक ऑफिस जी, उसको थाने को जला दिया। और सब आ गया वैसे, ब्लॉक भी थाना पर तो सरकारी पूरा खत्म हो गया जी। और लाल डोरा लगा दिया कि ये डायरे का हमारा जमीन है जी। हमने उसको रिक्लेम कर दिया, तो इन्होंने ले लिया, कैप्चर जी, टेरिटरी अपना टेरिटरी में आ गया जी। 2009 में पार्लियामेंट इलेक्शन का टाइम था, हमने कोशिश किया उसको लाने के लिए, नहीं हो पाया, तो पार्लियामेंट इलेक्शन वहाँ हो नहीं पाया। तब 2009 जुलाई में
तो नया गवर्नमेंट में आए तो उसने क्या, होम सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्शन हुआ कि इसको वापस लाना है, रिक्लेम लाना है। तो रिक्लेम के लिए इतना ज़मीन को हमको लाना है, तो 8 बटालियन फोर्स है जी, 8,000 फोर्स है, BSF CRP मिला के। तो ऑपरेशन का हेड में ही था, तो वहाँ IG भी थे, सबको ही थे। ये भी यहाँ भी मैं बताऊँगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब टीम ने किया, एंटायर टीम वर्क। लास्ट कांस्टेबल का भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मेरा भी था जी, हमने मिलकर काम किया। तो पूरा टीम बनाए, प्लान बनाए कि आपको वहाँ से चलना है। आपका 8 बटालियन में, एक बटालियन में 6 कंपनी काम रहेगा, तो 6 कंपनी को 1 या 2 कंपनी यहाँ रखो, फिर 2 कंपनी यहाँ रखो, फिर 3 कंपनी यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से 1 कंपनी को यहाँ रखो, 2 कंपनी यहाँ रखो, ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर आने सेंट्रल प्लेस में। जी, तो 8 जगह से उनको आने का प्रोग्राम बनाए। जी, मगर मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिया कि जहाँ रास्ता है वहाँ आप चलोगे तो मर जाओगे। पूरा IED रखा हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा हुआ है, फायर रखेगा तो मर जाएगा, एक्सप्लोड करेगा मर जाएगा। जी, इसलिए आपको रास्ते पर नहीं चलना है, पगडंडी पर नहीं चलना है, जहाँ रास्ता नहीं है वही चलना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको IED जहाँ दिखाई पड़ा, आपके लिए एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने के लिए मिलिट्री से 80 ट्रेंड रिटायर्ड एक्सपोर्ट को लाए। जी, वो मिनिस्ट्री ने पैसा दे दिया। जी, 80 एक्सपोर्ट को लाए और टीम में ला दिया। जी, डॉग को लाए, उनको टाइम रख दिया। तीसरा हमने कहा कि आप इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फोर्स से हट करके जहाँ महिला देख लिया सैल्यूट करना है, अच्छा, यहाँ बच्चे देख लिया सैल्यूट करना है, जय हिंद, जी, अब बोल निकल जाना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। दीदी जय हिंद, महिला को बच्चे को दे जय हिंद, निकल जाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हुआ। बात इसलिए हुआ, पहली बार उसने देखा कि कोई पुलिस आकर के जय हिंद भी बोलता है, सैल्यूट भी करता है। वो लगा कि हिंदुस्तान का फौज आ गया, बड़ा अच्छा से प्यार से बात करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा प्लान था कि 3 महीने में कैप्चर करना है, 1.5 महीने में बिना ब्लडशेड, विदाउट ब्लडशेड, एक आदमी का इंजरी नहीं हुआ, एक आदमी का डेथ नहीं हुआ। इतना IED कम से कम 1500 IED को एक्सप्लोड करा है। 1500 IED में 1500 आदमी मिनिमम मर जाता, एक भी नहीं मरा, एक भी चोट नहीं लगा। यही तरीके से आप प्रैक्टिकली करोगे तो उसका जीत हो गया। और पब्लिक हमारा दोस्त बन गया, तो हिंदुस्तानी फौज आ गया, जय हिंद बोलता है। जी, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। टॉप लीडर को 2 लीडर था, ये दोनों लीडर का पिन पॉइंट स्पेसिफिक एनकाउंटर हुआ, नक्सलिज्म समाप्त हो गया। अच्छा, डेवलपमेंट को लाए, कलेक्टर को साथ लाए, कलेक्टर के साथ मिलकर के वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट का काम कराया। आज लालगढ़ कंप्लीट चेंज हो गया। लालगढ़ 2008 का और लालगढ़ 2018 का आप देखो, आसमान जमीन का बंदा। क्या बात, हाँ, वहाँ पर उस वक्त खाने के लिए सामान नहीं था, पीने के लिए सामान नहीं था, रोड नहीं था। आज 2 मंजिला मकान है, ATM है, बस है, इंटरनेट है, सब चीज़ें। बहुत बढ़िया। तो आपको 2 साल में जो नक्सली ने कैप्चर किया, जी, उसको आपको 6 महीने में निकाल के काम में लाने में 6 महीना 8 महीना लग गया, 1 साल लग गया। मगर तरीके से, प्लान तरीके से और सबको संयोजित करके अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो सक्सेस आपका ही है। बहुत बढ़िया। मानव व्यापार रोकने के बारे में एक पब्लिक को जानकारी चाहिए। जी, हमारे स्कूल के 9-10 का बच्चों का फ़ोन में बहुत सारे अश्लील चीज़ आना शुरू कर दिया। जी, बच्चे परेशान रहते हैं, पढ़ाई हो नहीं पाते, उनका माइंड उसमें सब चल जाता है। जी, वो बच्चों को उसमें से लाने के लिए भारत सरकार का बहुत सी चीज़ है, 1930 में कवर करो, जी, cybercrime.gov.in में मैसेज दे दो। ये जानकारी बच्चों को देने के लिए, अब बच्चों को उससे बाहर लाने के लिए, और दूसरा बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाए, वो कस्टमर नहीं बने। जी, ये महिला बिकाऊ नहीं है, जी, ये लड़की बिकाऊ नहीं है, लड़का बिकाऊ नहीं है, ये आप कस्टमर आप नहीं बने। जी, उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलेज के बच्चों को ला करके कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब बनाया। जी, हिंदुस्तान के 613 कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब बना हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब है, यॉटिंग क्लब है, डिबेटिंग क्लब है, उसी तरह 10-20 आदमी आके क्लब बनाइए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब। जी, अवेयरनेस समझ लीजिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, जी, कैसे होता है, हम कैसे रोक सकते हैं। छोटा मोटा काम लेकर के उसको रोकने का, स्कूल में जाइए, बच्चों को बताइए क्या करना है। तो हमको लगता है इस तरह का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब ये अगर हिंदुस्तान के सभी कॉलेज में आ जाएंगे, मैं समझता हूँ उनको मानव व्यापार पूरे हिंदुस्तान से रोकने का बहुत बड़ा अहम काम होगा। नंबर 2, पंचायत, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ का पंचायत को एम्पावर करना है, पंचायत को शक्तिकरण करना है। पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी, मैंने शुरू कराया, कई पंचायत में आ गया। पंचायत को शक्ति देने से वहाँ के लोग सब जानते हैं, जी, हाँ कोई बच्चा मिसिंग हो गया, चलो उसको ट्रेस करते हैं। वो महिला को खोजने के लिए कोई आ गया, कौन है पता लगाओ। तो बच्चा मिसिंग से शुरू होता है,
महिला को खोजने के लिए आता है, उसको रोकने के लिए पंचायत में भी काम किया। तो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब कॉलेज के लिए, जी पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग पंचायत के लिए, दोनों का SOP मेरे पास है। जी अगर किसी सज्जन को, किसी को पंचायत में काम शुरू करना है, कॉलेज में काम करना है, आप करें, मैं SOP आपको दे दूंगा तैयार उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू नाहिर साहब। सो दोस्तों, आपने देखा कि नाहिर साहब का कहना यह है कि गोली चलाना आसान है लेकिन जीवन बदलना मुश्किल है। और नाहिर साहब ने शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक मुश्किल रास्ता जो है हासिल किया, जिससे कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा चेंजेस लाएं कि अब वो लोग नक्सलवादी ना रह जाएं या देश के ख़िलाफ़ काम ना करें, बल्कि देश के हित में अच्छे नागरिक बन करके काम करें। सो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी और नाहिर साहब के एक्सपीरियंस अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए।